Hello everyone. Today we start a new topic of the chapter number 4, force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. Okay? आज हमारा जो टॉपिक है वो है force on current carrying conductor in magnetic field. ठीक है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई एक्सिस है y और ये है x, ठीक है, ये z एक्सिस है। अगर मैं इस z एक्सिस में किसी कंडक्टर को प्लेस करता हूँ, ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने z एक्सिस में प्लेस कर दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है, तो करंट फ्लो होगा। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर देख रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर तुम उसको रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बना लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है आगे की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रही है, करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ, तो इस केस में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्शन तो हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए वही दो रूल आपको बताया गया है, राइट हैंड पाम रूल एंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो अभी हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर हम देखें इसमें बहुत सारे चार्जेज होंगे, उसमें से केवल एक चार्ज उठा लेते हैं। एक चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? Q V B साइन थीटा, क्या इतना फोर्स लगता है? बट यहाँ पे चार्जेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है। तो अगर हम माने कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, ठीक है, n जो कि हमने क्या माना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है इतनी बात? मैंने स्मॉल n की वैल्यू को मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में देखें कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना इसका लेंथ होगा इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन A इंटू एल, ये हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि चार्ज की बताइए वैल्यू कितनी होगी, तो चार्ज कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, यही होता है। और टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? NaL इंटू में क्या कर दोगे? E। क्या यहाँ से Q की वैल्यू मिल जाएगी? इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने माना था और ये है इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 से Q की वैल्यू को उठा के यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो क्या हमें फोर्स पता चल जाएगा? फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? देखो ध्यान से, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो NaLe ये तो आ गया Q की जगह पे, बाकी क्या है यहाँ पे? V है, फिर क्या है? B है, फिर कितना है हमारे पास? साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास इतनी वैल्यू है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हें पता है कि कंडक्टर के अंदर जब ये आएगा तो क्या वो मोशन जब भी करता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है, तो ये वेलोसिटी एक चार्ज की थी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए होगी तो क्या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। और एक रिलेशन तुमने पढ़ रखा है करंट का, I इज इक्वल टू ENAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, E दिख रहा है, N दिख रहा है, A दिख रहा है, VD दिख रहा है, ये चारों वैल्यू दिख रही है। इन चारों वैल्यू की जगह पे हम क्या I लिख सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू, अगर मुझे F लिखना हो देन F इज इक्वल टू लिखूंगा I, फिर साथ में क्या हो जाएगा? L, फिर कितना हो जाएगा? B इंटू में कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ये हमारे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, जहां पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? अगर थीटा के बीच को देखो तो थीटा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का बना हुआ एंगल है। लेंथ इस कंडक्टर का जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इधर चल रही होगी। अच्छा, अगर इस केस में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड उधर चल रही है, हम राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उधर चल रही है और कंडक्टर का लेंथ z एक्सिस पे है, तो करंट अंदर जा रहा है, तो करंट
अगर अंदर जा रहा है तो लेंथ को भी अंदर लेंगे क्योंकि जेड एक्सिस ऐसे बाहर की तरह निकला होगा और इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड उधर चल रही है तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे देन F इज इक्वल टू आई को बाहर ले लें तो क्या L क्रॉस B लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इस केस में हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यही थीटा 0 डिग्री होता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इस केस में फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, ILB या BIL, जिसको हम फोर्स का बिल बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी से रिलेटेड कि अगर हम किसी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होता है, उन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा। सपोज करो कि एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, इन दोनों कंडक्टर में करंट जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, जिसमें एक में करंट I1 और दूसरे में करंट I2 फ्लो कर रहा है। ये 1 है और ये क्या है, 2 है। अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रहा है तो सेकेंड वाले पोर्शन पे अगर देखो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मिलेगा यहाँ की आउटसाइड। यहाँ देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले कंडक्टर पे इनसाइड मिलेगा, तो हम यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इस वाले कंडक्टर पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, आउटसाइड, तो इसमें आउटसाइड बना लेंगे। अच्छा, ये किसकी वजह से मिला है, 1 की वजह से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम B1 होगा। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाले कंडक्टर की वजह से मिला है तो इसका नाम B2 होगा। इन दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस को देखें तो क्या हम डिस्टेंस को R मान लें, R माना जा सकता है, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब अगर हम बोलें कि इस कंडक्टर का लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कितना है हमारे पास, कंडक्टर का जो लेंथ है उसको हमने क्या माना है, 1 यूनिट माना है। तो अब बताना किसी कंडक्टर का लेंथ अगर 1 यूनिट है तो उसके ऊपर पहले फोर्स कितना लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो प्लेस है और दिख भी रहा है ये कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 यूनिट है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ जा रही है, तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स की वैल्यू को अगर हम देखें तो कितना होगा, तो वो होगा ILB साइन थीटा। यही होता है साइन थीटा, थीटा एंगल होता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ ऊपर है, तो क्या थीटा 90 हो जाएगा और लेंथ 1 हो जाएगा। देन फोर्स की वैल्यू ओनली कितनी हो जाएगी, I इंटू बी हो जाएगी। अब I कौन से करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया था, करंट कौन था हमारे पास, तो करंट हमारे पास ही है, नहीं हमने करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो नहीं, हमें यहाँ पे करंट जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है 2, तो 2 ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, 1, तो ये फोर्स मिलेगा इस पे। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हो, आओ देख लेते हैं पहले फोर्स का डायरेक्शन भी कैसे होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर जा रही है, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर, तो क्या फोर्स इधर मिलेगा, यही फोर्स यहाँ पे निकला है। और ये फोर्स किस कंडक्टर पे लगा, 2 पे, किसने निकाला, 1, मतलब 1 की वजह से, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ गया, तो इसको लिख देंगे 2 ड्यू टू 1। इसी तरह अगर ध्यान से देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है और करंट किधर चल रहा है, ऊपर, तो थंब को ऊपर रखेंगे तो क्या मैग्नेटिक फोर्स उधर लगेगा, तो इसमें फोर्स इधर किस कंडक्टर पे लगा, 1 पे, किसने लगाया, 2 पे। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमें पता चल गया दोनों का। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो एक का तो निकाल लिया, दूसरे का देखना थोड़ा। F12 की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो इसमें करंट चल रहा है I1, तो I1 ले लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2, तो B2 ले लेंगे क्योंकि इसके भी लेंथ की वैल्यू L है, और थीटा इसमें भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री।
अब यही दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस में I2 तो छोड़ दो, B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, हमें फोर्स पता चल जाएगा। तो पहले मैं इसमें पुट करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं F21 निकाल रहा हूं तो I2 और मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना होगा? तुम्हें पता है कि बायो-सेवर्ट लॉ की वजह से इसने ही मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया है तो बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो ये रेडियस हमारा r होगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? r। और कौन सा करंट यहाँ पे लिया जाएगा? किसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है? I1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? I1। ये हमारा फोर्स मिल गया। इसी तरह इस वाले को अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा? F12 इज इक्वल टू I1 करंट है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना है? B2। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया? I2 ने। तो इसका फॉर्मूला म्यू नॉट और I2 अपॉन डिस्टेंस तो अभी भी r है, देन 2 पाई r, ये हो जाएगा F12। अगर यहां ध्यान से हम देखें तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट। और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये बात क्लियर है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल रखते हैं तो ये आपस में करंट अगर इनका सेम चल रहा है तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर बोल सकते हैं कि डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन किस चीज का? करंट का। अगर डायरेक्शन करंट का सेम है तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। ये बात याद रखिएगा। और अगर डायरेक्शन तुम चेंज करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया दोनों कंडक्टर में। अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुम ड्रॉ करोगे तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा? करंट का डायरेक्शन नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी इनवर्ड होगा। अब फोर्स निकालो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर, तो क्या फोर्स इधर होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो क्या फोर्स उधर होगा? क्या ये दोनों रेपल करेंगे? मतलब डायरेक्शन को तुमने अपोजिट किया तो ये आपस में क्या कर गए? रेपल कर गए। ये हमारा फोर्स, अगर डिस्टेंस इनके बीच में r है और करंट I1 I2 चल रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू सेम होगी जो यहाँ पे आपने निकाला है, बट हाँ वो फोर्स रेपल्सिव फोर्स होगा और करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। बस इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।